हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 यानी कार्यपत्रक संख्या 72 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के बारे में, सार्वजनिक और निजी सेक्टर के बारे में, संगठित और असंगठित सेक्टर के बारे में। यानी इन सेक्टरों की आपस में तुलना की जाएगी और एनालाइज करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे कि कौन सा सेक्टर है जिसका योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में बेहतर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 72 यानी कार्यपत्रक संख्या 72 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, वो हम पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 31 दिसंबर 2020। आज की इस वर्कशीट में हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट में एक वैल्यू बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी रहने वाला है। ये चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सर्च कर सकते हो। इसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 10th अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम को सर्च कीजिए, वहाँ पर भी ये डिटेल में चैप्टर आपको मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। जो पहला हमारा पार्ट है, इसमें हम 1 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। हमें बताना है कि जो टर्शरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है, उसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि यह क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक है, उनको सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहा जाता है। जैसे प्राथमिक सेक्टर है, इसमें कृषि है, मछली पालन है, खनन है, लकड़ी काटना, ये कार्य होते हैं, यानी उत्पादन होता है ना। द्वितीयक सेक्टर में भी कारखाने आते हैं मुख्य तौर पर, उसमें भी उत्पादन होता है। लेकिन तृतीयक सेक्टर में कोई वस्तु नहीं बनाई जाती, बल्कि सेवाएं दी जाती है। जैसे शिक्षक है, कोई वस्तु बनाते नहीं ना, पुलिस है, बैंकर है, या जो परिवहन के साधन है, तो ये सेवाएं देते हैं प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर को, सर्विस देते हैं, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। सार्वजनिक मतलब जो सरकारी सेक्टर है, जो सरकार के अंडर में होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लोगों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना होता है, यानी कि लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों को सेवाएं देना, उनको सुविधाएं प्रदान करना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। हमें बताना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वो प्रॉफिट के लिए ही जो सेक्टर होता है, यानी कि इसीलिए जो इंडस्ट्रीज या फिर जो भी कुछ सेटअप किया जाता है, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, चौथा हमारा प्रश्न दिया गया कि मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लोगों को वर्ष के कुछ विशेष दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता, तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि में मौसमी बेरोजगारी सामान्य समस्या है। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, जैसे हम बात करें किसानों की, तो वर्ष के 3 या 4 महीने उनके पास कोई काम नहीं होता, यानी वो खाली होते हैं, तो यह है मौसमी बेरोजगारी। इसी तरीके से शहर में जो विनिर्माण क्षेत्र में लगे हुए मजदूर होते हैं, बारिश के दिनों में उनके पास भी काम नहीं होता, बेरोजगार होते हैं, तो यह है मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया कि सरकार किस प्रकार कृषक और उपभोक्ता दोनों की सहायता करती है। तो सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है, यानी कि एक फिक्स प्राइस होता है उसके ऊपर, और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक कम मूल्य पर उसको वापस भेज देती है। इस प्रकार सरकार कृषक और उपभोक्ता दोनों की सहायता करती है, यानी कि पहले किसानों से एक फिक्स रेट है, उस पर उत्पादों को, गेहूं और चावल को खरीदती है, फिर कम दाम पर उपभोक्ताओं को बेचती है। राशन की जो शॉप होती है, सस्ते अनाज के डिपो होते हैं, उनके द्वारा। तो इस तरीके से दोनों की सहायता करती है, कृषकों की भी और उपभोक्ताओं की भी। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है कि वे सभी गतिविधियां
जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उन्हें हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। यानी कि जो भी काम करें अगर उससे आय प्राप्त हो रही है तो वो आर्थिक क्रिया होगी। जैसे कृषि, व्यापार, खनन कार्य है, या कोई भी ऑटो रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाने वाला है, या टीचर है, बैंकर है, तो इन्हें पैसा मिल रहा है ना, तो ये सभी आर्थिक क्रिया क्योंकि इससे आय प्राप्त हो रही है। ओके। गैर आर्थिक क्रिया कौन सी होती है कि वह सभी गतिविधियां जिनसे हमें आय प्राप्त नहीं होती, इनकम नहीं होती जिनसे, उन्हें हम कहेंगे गैर आर्थिक क्रिया, या फिर इनको हम अनार्थिक क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे घर में खाना पकाना या आपके द्वारा पढ़ाई करना, इसके लिए आपको पैसा तो नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, गैर आर्थिक क्रिया। या फिर आपने घर में आपके पेरेंट्स की हेल्प करे हो सफाई वगैरह में, तो भी पैसा नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, गैर आर्थिक क्रिया। अब एक क्रिया है वो आर्थिक भी हो सकती है, सेम ही काम, और वही गैर आर्थिक या अनार्थिक क्रिया भी हो सकती है। डिपेंड करता है हमें पैसा मिला या नहीं मिला, आय हुई या नहीं हुई। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कुकिंग का। आपकी मदर है वो खाना बनाती है, आप पेमेंट देते हो ना, सुबह ब्रेकफास्ट के देते हो, फिर दोपहर को भी, लंच के भी देते हो, डिनर के भी देते हो ना पैसे? नहीं देते। तो अगर नहीं देते हो मतलब हम नहीं देते, नेचुरली है, तो वो क्या है, अनार्थिक क्रिया है। लेकिन वही काम जब होटल में किया जाता है कुक के द्वारा या शेफ के द्वारा, उसे पैसा मिल रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया हो जाती है। यानी कि आय हो रही है या नहीं हो रही है, इसी आधार पर डिसाइड होता है कि ये क्रिया आर्थिक है या फिर अनार्थिक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, अपने दैनिक जीवन से उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, और उनमें से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है उसमें से ये क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो संगठित और असंगठित क्षेत्र है, उसके भी आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पे हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर बताना है। तो अब इसको लिखने के लिए हमें क्या सोचना है, हमें अपने मन में सोचना है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में अंतर क्या है। अब गवर्नमेंट स्कूल क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में ना, सरकार के अंडर में आता है। प्राइवेट स्कूल है वो निजी स्कूल हो गया। तो इन दोनों में अंतर अगर हम सोच करके बताएंगे तो लिखना आसान हो जाएगा। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण और रखरखाव सरकार के हाथों में होता है, जबकि निजी क्षेत्र है उसमें निजी व्यक्तियों और कंपनियों के स्वामित्व में होता है। ओके। जैसे सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है आपका, तो किसके अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में, जबकि प्राइवेट स्कूल है वो निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। ओके। दूसरा जो अंतर होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र है उसका उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना, उनको सुविधाएं देना, जबकि जो निजी क्षेत्र होता है इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, यानी कि प्रॉफिट के उद्देश्य से इसको स्थापित किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो अंतर है कि सार्वजनिक क्षेत्र है उस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी किसके अंडर में आता है, सरकार के अंडर में आता है, जबकि निजी क्षेत्र है वहां पर सरकारी हस्तक्षेप है वो कम होता है। चौथा जो अंतर है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो कर्मचारी होते हैं उनके पास नौकरी की सुरक्षा होती है, जॉब गारंटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। जैसे उनको कभी भी ये नहीं कह सकते कि ओके टाटा बाय बाय, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कहा जा सकता है। आप आए शाम को कह सकते हैं कि भाई साहब कल मत आना, ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी बुला लेंगे। तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा होती है, उनके पास जो वेतन होता है वो अधिक होता है, सैलरी ज़्यादा होती है, इसके साथ साथ भत्ते भी मिलते हैं, टीएडीए भी मिलते हैं, पेंशन भी मिलती है। जबकि निजी क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती, ना जॉब सुरक्षा होती है, वेतन कम होता है, साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में घंटे निश्चित नहीं होते, संडे को भी बुला लेते हैं, 10 बजे तक ओवर टाइम भी करना पड़ता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। तो ये अंतर आप अलग अलग भी लिख सकते हो। उसके बाद पांचवा जो इसमें हम एग्जाम्पल देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं रेलवे, डाकघर, बीएसएनएल, एमटीएनएल या मेट्रो, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि निजी क्षेत्र में है टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, जियो, आइडिया, एयरटेल, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये निजी क्षेत्र के एग्जाम्पल है। आप गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इनके भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर क्या क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या होता है। हमें बताना है संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो पहले समझ लीजिए कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। संगठित क्षेत्र वो होता है जिसमें
सरकार के नियमों का, कायदे कानूनों का पालन किया जाता है। हालांकि जो संगठित क्षेत्र है वो प्राइवेट भी संगठित में आ सकता है, और असंगठित क्षेत्र वो होता है जहां पर सरकारी कायदे कानूनों का पालन नहीं होता। जैसे बैंक है वो संगठित क्षेत्र है, या हमारा गवर्नमेंट स्कूल है वो संगठित क्षेत्र है। प्राइवेट स्कूल है वहां पर नियम कायदे कानून तो है लेकिन पालन नहीं होता, वो असंगठित क्षेत्र की तरह होगा। ऐसे ही जैसे दुकान पे कोई वर्कर काम कर रहा है, जो दुकान पे काम करते हैं ना, तो वो असंगठित क्षेत्र है। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर है वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो इन दोनों में अंतर बताना है। तो ये भी हमें जब लिखना है तो हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल है उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं करना कि हम उन दोनों की तुलना करें। तो संगठित क्षेत्र है वो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है, ओके, और इसके नियमों का पालन करता है। जबकि जो असंगठित क्षेत्र होता है वो मुख्य रूप से सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है, यानी कि यहाँ पर नियम तो होते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है। संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, जो काम करते हैं, उनको रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि उनको कभी भी निकाला नहीं जा सकता बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के। जबकि असंगठित क्षेत्र में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे हमने बात की थी असंगठित क्षेत्र में, तो वहाँ पे दुकान पे जो काम करते हैं तो कभी भी उनको कहा जा सकता है कि कल से मत आना भैया, ओके। जबकि संगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता। संगठित क्षेत्र में वेतन है वो अधिक होता है, सैलरी अधिक होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में वेतन कम होता है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की बात करें तो 60,000 से लेकर के 1,50,000 के आसपास सैलरी रहती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में कितना होता है, 8,000, 10,000, 11,000, 20,000 ऐसे कुछ होता है। यानी वहाँ पर सैलरी है वो न केवल कम होती है बल्कि अलग अलग होती है। चौथा जो अंतर होता है, संगठित क्षेत्र में काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, यानी फिक्स होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में अनिश्चित होते हैं। जैसे यहाँ पे फिक्स होते हैं, चाहे स्कूल का टाइम हो चाहे वो बैंक का टाइम हो तो फिक्स है। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। जैसे त्यौहार आ गए, भाई सीजन का काम है, 11 बजे तक रहना है, सुबह जल्दी आ जाना, संडे को भी आना पड़ेगा, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। संगठित क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश दिए जाते हैं, यानी कि अगर आप छुट्टियाँ लेते हो तो भी आपको वेतन देगा, यानी एम्प्लॉयर है आपको सैलरी देगा, आपको वेतन मिलेगा। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है, वहाँ पर अगर आपने छुट्टी ली तो उस दिन की आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको वेतन नहीं मिलेगा। संगठित क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा काम करते हो उसके एक्स्ट्रा आपको पैसे मिलेंगे, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। अब हम एग्जाम्पल देंगे। संगठित क्षेत्र के एग्जाम्पल है वो है बैंक, इसके एग्जाम्पल में आएंगे। और असंगठित क्षेत्र में आते हैं प्राइवेट ट्यूटर या फिर दुकान पर काम करने वाले जो लड़के या लड़कियां हैं, वो असंगठित क्षेत्र का उदाहरण रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा के प्रमुख प्रावधान है उनका उल्लेख करना है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को हम मनरेगा 2005 के रूप में भी जानते हैं, यानी कि इसको मनरेगा 2005 भी कहा जाता है। इसके तहत क्या क्या किया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये हम जान लेते हैं। कि पहला, मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों को जिनको काम की आवश्यकता है उन्हें एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यानी गारंटी दी जाती है कि 100 दिनों का काम मिलेगा उनको एक वर्ष में। अगर सरकार रोजगार देने में विफल रहती है, यानी कि वो रोजगार नहीं दे पाई 100 दिनों का, तो क्या होगा, ये लोगों को बेरोजगारी भत्ते देगी, यानी उन्हें घर बैठे ही 100 दिनों के रोजगार के पैसे मिलने हैं। तीसरा, इसमें 33% जो 1/3 कार्य है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। चौथा, अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करना। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सबसे पहले तो हमें बेरोजगारी को समझना है। बेरोजगारी क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और काम करने के योग्य, यानी काम करना चाहता भी है और योग्य भी होना चाहिए, और फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो उसे हम कहते हैं बेरोजगारी। ओके, बेरोजगारी की अगर प्रमुख प्रकार की बात करें तो भारत में 3 प्रमुख प्रकार की बेरोजगारी है वो पाई जाती है। पहली है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि जब लोगों को वर्ष के कुछ विशेष दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता तो उसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। जैसे कृषि में जो मौसमी बेरोजगारी है वो सामान्य बात है। मौसमी बेरोजगारी मतलब जैसे कृषि में
तो जो किसान है या जो कृषक मजदूर है वो वर्ष के 3 या 4 महीने खाली बैठते हैं, काम नहीं मिलता। जैसे फसलों की बुआई कर दी, गेहूं की बुआई कर दी, अब तो गेहूं की बुआई के बाद उसमें कोई खास विशेष कार्य की आवश्यकता नहीं होती, तो मजदूरों को काम नहीं मिल पाता, तो ये मौसमी बेरोजगारी है। ऐसे ही जो शहर में जो विनिर्माण या फिर निर्माण क्षेत्र में लगे हुए मजदूर होते हैं, तो बारिश के दिनों में उनके पास कार्य नहीं होता, तो वो भी मौसमी बेरोजगारी में आएगा। छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प रोजगार भी इसे कह सकते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है कि जब कहीं आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हों या योग्यता से कम वेतन प्राप्त करें, तो इसे अल्प रोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे किसी शॉप के ऊपर 3 भाई बैठते हैं, ज़रूरत है एक की, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है, खाली बैठे हैं तो तीनों ही बैठ जाते हैं, तो ये क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है। एक खेत में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता 3 की, लेकिन वहाँ पर परिवार के 5 सदस्य लगे हुए क्योंकि और कोई काम धंधा नहीं है, तो ये भी छिपी हुई बेरोजगारी। क्योंकि अगर 5 में से हम 2 को निकाल भी लें तो भी उत्पादन उतना ही होना है, आय उतनी होनी है, यानी 2 लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये छिपी हुई बेरोजगारी। हमें दिख तो रहा है कि वो काम पर लगे हैं, लेकिन वास्तव में वो काम पर नहीं लगे हैं। ऐसे ही जैसे प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर है, वो टीच करता है तो उसे 20,000 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन वो डिज़र्व करता है कि 50,000, तो यहाँ पे हमें दिख तो रहा है कि वो काम पर लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार है क्योंकि उसे उसकी योग्यता के अनुसार वेतन नहीं मिला, तो ये भी छिपी हुई बेरोजगारी होती है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, तीसरा जो हमारा टाइप की बेरोजगारी है वो है शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, और उसके बाद आता है शिक्षित बेरोजगारी। पढ़े लिखे युवा जिनके पास डिग्रियां हैं, BA, MA, MSc किए हुए बैठे हैं पर काम नहीं है, उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या अधिक है क्योंकि पढ़े लिखे युवा है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो 3 प्रकार की बेरोजगारी की हमने चर्चा की है। पहली मौसमी बेरोजगारी, दूसरी छिपी हुई बेरोजगारी, और तीसरी है शिक्षित बेरोजगारी। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट जो पार्ट है जिसमें हमें स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए। इस बार के हमारे एग्जाम में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि सकल घरेलू उत्पाद है वो होता क्या है। ओके, तो सकल घरेलू उत्पाद से हम क्या समझते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं GDP। किसी विशेष वर्ष में, यानी कि किसी भी वर्ष में, कोई भी वर्ष आप ले सकते हो, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? GDP इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि एक वर्ष ले लिया, मान लीजिए हमने 2020-21 ले लिया। ओके, 2020 या 21 ले लिया, उसमें तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है, टर्सरी यानी कि तृतीयक सेक्टर है। इन तीनों क्षेत्रों में जितनी भी वस्तुएं पैदा हुई, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हुई, उनके मूल्य को जोड़ देंगे और जो जोड़ हमें मिला वो हो गया GDP। यानी किसी देश में किसी वर्ष के दौरान तीनों सेक्टरों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य और सेवाओं के मूल्य के जोड़ को, योग को हम GDP कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है, दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं? दोहरी गणना की समस्या क्या है? हमें बताना है कि किसी वस्तु के मूल्य की गणना करते हुए अगर कच्चे माल या लागत आदि को 2 बार गणना कर ली जाए तो इसे दोहरी गणना कहते हैं। जैसे हमने बिस्किट का मूल्य गणना करनी है, तो हमने बिस्किट के मूल्य है वो है 60 रुपये किलो। ओके, तो हमने 60 रुपये काउंट कर लिए, फिर हमने कच्चे माल के जो रेट है वो अलग से काउंट कर लिए, लेकिन जो अंतिम वस्तु का मूल्य होता है उसमें जो 60 रुपये के हिसाब से हमें बिस्किट मिल रहे हैं, तो इस बिस्किट में आटे का रेट है, कच्चे माल का रेट है वो भी शामिल है, चीनी का रेट है वो भी शामिल है, बनाई जो है लागत है बनाने की वो भी शामिल है, पैकिंग भी शामिल है, तो अंतिम वस्तु का मूल्य है उसे ही हमें काउंट करना है। लेकिन हम आटे का अलग से करें, चीनी का अलग से करें, पिसाई का अलग से करें, गेहूं का अलग करें, तो ये है दोहरी गणना। जब हम GDP की गणना करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें दोहरी गणना नहीं करनी, बल्कि अंतिम वस्तु का मूल्य है उसे ही काउंट करना है, क्योंकि दोहरी गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओके, तो ये होता है दोहरी गणना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं? अल्प रोजगार क्या है कि जब कहीं आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हो या योग्यता से कम वेतन प्राप्त कर रहे हो, तो इसे अल्प रोजगार या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जिसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके,
उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए कोई एक उपाय बताइए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास करके छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोग हैं उनको इस क्षेत्र में रोजगार मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, जिसके बाद आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर पाओगे। तो आपके विंटर ब्रेक के दौरान डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि किसी एक विशेष टॉपिक के ऊपर वीडियो आनी चाहिए, तो वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।